So, good afternoon, dear students. How are you all? I think you might be fine. Now, dear students, what are we going to take up today is the managed floating. See, yesterday you had taken up the difference between fixed exchange rate and the flexible exchange rate. आप लोगों ने देखा था कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वो दैट इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, और जो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है दैट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अब आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं दैट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग. बच्चे, मैनेज फ्लोटिंग इज टेकन अप बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, और इसके अंदर कुछ ट्रेड्स तो फ्लेक्सिबल के आ जाते हैं और कुछ ट्रेड्स इसके अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के आ जाते हैं. यहाँ पर सेंट्रल बैंक अपनी कंट्री का एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट कर सकती है, चेकिंग आउट द सिचुएशंस, बट इन अ डिजायर्ड लिमिट. बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत डिजायर्ड लिमिट के अंदर कर सकती है. सो डियर स्टूडेंट्स, द एक्सचेंज रेट जो कि डिटरमाइन आरबीआई करती है, थोड़ा सा इंटरवीन कर और मैनेज करती है एक्सचेंज रेट को, या तो एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी को, बट विद इन अ डिजायर्ड लिमिट, इज नोन एज मैनेज फ्लोटिंग. So let's see to it once again. Managed floating is a system of floating the exchange rate in which there is occasional intervention by the central bank to influence the float or to manage the float. One very important point बच्चे, इसको हम लोग dirty floating भी कहते हैं. बच्चे, ये कब किया जाता है? अगर हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है, कंट्री की करेंसी अगर हमारी कंट्री की करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है तो यहाँ पर आरबीआई इंटरवीन करेगी, और आरबीआई इंटरवीन कर अपनी करेंसी को थोड़ा सा एप्रिशिएट करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन भी हमारी कंट्री के लिए बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आता है, क्योंकि हमारी कंट्री के इम्पोर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे. अब इसी तरीके से जस्ट ट्राई टू चेक इट आउट, अगर हमारी कंट्री की करेंसी ऑटोमेटिकली अपने आप ही बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट हो जाए. अब इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन हमारी करेंसी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री एक डेवलपिंग इकोनॉमी है. हमारे एक्सपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा सफ़र हो जाएंगे, कोई भी हमसे ट्रेड नहीं करना चाहेगा क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा उनको. तो यहाँ पर आरबीआई फिर मैनेज करती है, इंटरवीन करती है, और एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करती है और करेंसी को डेप्रिशिएट कर देती है. सो जहाँ पर हमारी कंट्री की करेंसी को आरबीआई एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करती है, of course at occasional times, not always, right, only to manage the float, is called what? Managed floating. Remember, it is dirty floating, क्योंकि एक कंट्री को बेनिफिट हो जाता है. यहाँ पे हम दूसरी कंट्री की करेंसी का ख्याल नहीं कर रहे हैं, अपनी कंट्री की करेंसी का ख्याल कर हम अपनी करेंसी को मैनेज करने की, हमारी करेंसी की एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स वाई वी कॉल इट डर्टी फ्लोटिंग. Now, dear students, let's try to understand. There is one question. How is depreciation of Indian currency managed by the central bank? See to it. मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी कंट्री की करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर गई है. आप लोगों को पता है, अगर हमारी कंट्री की करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर जाती है तो जो गुड्स वगैरह हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, दे बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस. इज दैट क्लियर? अब जब ये गुड्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं बच्चे, तो इससे हमारी कंट्री की करेंसी का इंपोर्ट बिल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. इज दैट क्लियर? हमारी कंट्री का इंपोर्ट बिल बढ़ने का मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाना. देयर वुड बी डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. इज दैट क्लियर? हमें पेमेंट्स करनी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा. सो सेंट्रल बैंक अब यहाँ पर इंटरवीन करेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंट्री की करेंसी बहुत डिप्रिशिएटेड है, और सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर क्या करेगी, आपको पता है ना, सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. सो सेंट्रल बैंक ने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने पास जमा करके रखे हुए हैं, अब वो उसको बेचना शुरू कर देगी. क्यों बेच रही है? इसके पीछे का क्या रीज़न है? आर्टिफिशियली ये क्रिएट किया जा रहा है ऑरा कि देयर इज द सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी इन द मार्केट, और जब ऑटोमेटिकली यहाँ पर सप्लाई आ जाती है फॉरेन करेंसी की, तो इंडियन करेंसी स्टार्ट्स एप्रिशिएटिंग. इज दैट क्लियर? इंडियन करेंसी क्या करना शुरू कर देगी? एप्रिशिएट करना शुरू कर देगी ड्यू टू द एक्सेसिव सप्लाई ऑफ डॉलर इन द डोमेस्टिक मार्केट. हेंस इस तरीके से द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक. आई होप इट इज क्लियर. एंड
यहाँ पे इस डेप्रिसिएशन को मैनेज करने के लिए करेंसी की वैल्यू को थोड़ा सा एप्रिशिएट किया जाता है. आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़. अब 100 रुपीज़ लाइक एवरी इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बनने लग जाएगा. तो अब आरबीआई थोड़ा सा इंटरवीन करेगी, अपने स्टॉक में से फॉरेन एक्सचेंज को बेचना शुरू कर देगी, जिससे कि एक क्रिएट हो जाता है सिचुएशन कि सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई है. ऑटोमेटिकली अब $1 की कीमत जो पहले 100 थी अब कितनी हो जाएगी? 90. इज दैट क्लियर? 90 रुपीज़. So this is what the depreciation of Indian currency is managed by the central bank by appreciating the value a bit by increasing the supply of foreign exchange in the market. I hope this point is clear. Now, let's do the second question. Bache, when I take up the second question, how is appreciation of Indian currency managed by the central bank? अब ये क्वेश्चन क्या बताता है कि किस तरीके से जो एप्रिसिएशन है उसको कैसे सेंट्रल बैंक मैनेज करती है. बच्चे, अगर हमारी कंट्री में एक्सेसिव एप्रिसिएशन हो जाता है, मतलब $1 अगर अभी 70 है, इज दैट क्लियर? ठीक है. एंड विद इन सम पीरियड ओनली हमारा जो $1 की कीमत है वो 40 पहुंच जाती है. अब अगर $1 की कीमत 40 हो जाती है तो हमारे को लगता है हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गई. पर आपने कभी वहाँ पर ड्रॉबैक्स देखे हैं? ना तो बाहर से कोई कंट्री हमारी कंट्री के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट्स करेगी, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करना बहुत महंगा पड़ेगा, और ना ही हमारे गुड्स की डिमांड फॉरेन मार्केट में रहेगी. मतलब हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं फॉरेन मार्केट के लिए, और वो सफ़र करेंगे. इज दैट क्लियर? सो डिमांड फॉर अवर गुड्स टेंड टू डिक्रीज इन द मार्केट. अब ये भी एक बहुत वरी की बात है, क्योंकि इससे तो फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगा ही नहीं. तो अब सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है, और सेंट्रल बैंक अपनी इस एप्रिसिएशन को मैनेज करने की कोशिश करती है बाय बिट डेप्रिशिएटिंग इट. और वो कैसे करेगी? यहाँ पर वो डॉलर को परचेज करना शुरू कर देगी ओपन मार्केट में. वाई? बिकॉज सेंट्रल बैंक इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. डू रिमेंबर दैट. जैसे ही उसने डॉलर को परचेज करना शुरू किया फॉरेन मार्केट के अंदर से, ऑटोमेटिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन then the Indian currency starts depreciating due to the excessive demand of dollar in the domestic market. So बच्चे, ये जितनी भी सारा इट्स अ व्हील ना, ये कौन मूव करता है मैनेज फ्लोटिंग का? इट इज बीइंग डन बाय द सेंट्रल बैंक. आई होप यू आर क्लियर नाउ कि किस तरह से डेप्रिसिएशन को भी सेंट्रल बैंक ने मैनेज किया बाय सप्लाइंग द फॉरेन एक्सचेंज, और किस तरह से एप्रिसिएशन को भी मैनेज किया बाय demanding the foreign exchange from the market. I hope this point is clear. Now, let's try to understand and do it from the book as well. So, it is through the sale and purchase of foreign currency in the international money market कि यहाँ पर RBI इस float को manage करता है. So, I'm just taking up a last section here. The managed floating is an exercise of sale and purchase of foreign currency by the central bank so that exchange rate is managed within the limits. But I would like to tell you, मैंने आपको यहाँ पर एक points करवाए हैं पिछले पेज के ऊपर. यू शुड बी डूइंग दैट ओनली, क्योंकि वो पॉइंट्स के अंदर है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, तो दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. नाउ बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स सी मैनेज फ्लोटिंग थ्रू दिस फोकस जोन. Managed floating is a tool employed by the central bank to restore the value of country's currency in relation to other currencies, but within the desired limit, even when exchange rate is determined by the market forces of demand and supply. So बच्चे, एक तो यहाँ पे RBI खुद से इंटरवीन कर रही है. ओके, यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तभी फ्लेक्सिबल का भी बेंट आ गया. अब क्योंकि आरबीआई ने थोड़ा सा चेंजेस कर दिए, अपने आप मैनेज कर लिया फ्लोट को, दैट्स वाई फिक्स्ड का बेंड आ गया. इज दैट क्लियर? तो इनफैक्ट जो आपका मैनेज फ्लोटिंग है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. इट कंप्राइजेज अ एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम on the exchange rate is primarily determined by the forces of demand and supply. Likewise, it comprises the element of fixed exchange rate system, क्योंकि यहाँ पर the
float is managed by the RBI. So this point I had told you earlier also. मतलब इसके अंदर बेंट फ्लेक्सिबल का भी है क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन है, और इसके अंदर जो बेंट है वो फिक्स्ड का भी है क्योंकि RBI फ्लोट को मैनेज कर रहा है. I hope the managed floating is clear. Very, very important topic. Dear students, do not ignore this topic. Right? Now, let's see the last topic of this chapter. And which is the last topic of this chapter, bache? Last topic of this chapter is expressing what? Foreign exchange market. Is that clear? So, what is a foreign exchange market? हर एक तरह की markets होती हैं, right? सो इसी तरह से एक फॉरेन एक्सचेंज की भी मार्केट होती है. फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर ट्रेडेड. इज दैट क्लियर? जहाँ पे ट्रेड होता है हर एक कंट्री की करेंसी का. इट इज़ अ सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर डिफरेंट करेंसीज. बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विश टू बाय एंड सेल द फॉरेन एक्सचेंज. जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज को खरीदना है वो वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज को खरीद लेते हैं. जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज को बेचना है वो वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज को बेच देते हैं. सो बच्चे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? रिमेंबर, 3 फंक्शंस आर देयर. सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन, देन यू हैव द क्रेडिट फंक्शन, then you have the hedging function. Is that clear? Now बच्चे, just try to understand. जब मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रही हूँ, इट इम्प्लाइज द ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. हम लोगों ने कुछ सामान खरीदा. इज दैट क्लियर? तो हम लोगों ने पैसा हमारी कंट्री के थ्रू किसी और कंट्री को दे दिया. That means exchange of purchasing power. Is that clear? So that function is known as a transfer function. Is that clear? Dollars यहाँ से हम लोगों ने अमेरिका को भेज दिए. Exchange of transfer. Is that clear? Exchange of currencies. Now बच्चे, just try to understand credit function. What is credit? उधार लेना. अब अगर आप लोगों को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए कुछ पैसे चाहिए, एग्जैक्टली इम्पोर्ट की पेमेंट्स करनी है, या किसी ने अपनी कंट्री की एक्सपोर्ट की पेमेंट्स दूसरी कंट्री को करनी है, तो इसके लिए कई बार आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है. सो प्रोविजन ऑफ क्रेडिट भी हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम दिस मार्केट ओनली फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पर्पज. सो दिस इज नोन एज अ क्रेडिट फंक्शन. नाउ बच्चे, लास्ट इज अ हेजिंग फंक्शन. Do remember, whenever I take up a hedging function, बच्चे, hedging function को हम लोग risk taking function बोलते हैं. Which function do you call it? Risk taking function. Is that clear? Now बच्चे, what is it? Speculation, सट्टा. आप रेट को आज बुक कर दो, लेकिन ट्रेड कब करोगे? फ्यूचर के अंदर. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है जी, 2021 के अंदर एग्रीमेंट हो जाएगा इंडिया और अमेरिका का कि 2021 के अंदर जो ट्रेड किया जाएगा उस समय जो डॉलर का रेट होगा वो $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज. इज दैट क्लियर? इंडिया भी राजी हो गया, अमेरिका भी राजी हो गया. सो दिस इज नोन एज अ हेजिंग फंक्शन. तो इन्होंने ये फाइनल कर दिया. ट्रेड अभी हुआ नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है और डॉलर का रेट भी हमने डिसाइड कर दिया. अब अगर 2021 में डॉलर की कीमत 100 रुपए हो जाती है तो इंडिया इज एट अ बेनिफिट ऑफ 10 रुपीज and America is at a loss of 10 rupees. So that's why we call it a risk taking function. एक जना at a benefit है और एक जना at a loss है. Is that clear or not? Now बच्चे, let's see what is the operation of a foreign exchange market. Now listen here, operation कि foreign exchange market किस तरह की होती है. Remember, एक होती है spot market और एक होती है forward market. फॉरवर्ड मार्केट में हेजिंग फंक्शन आ जाएगा और स्पॉट मार्केट में ऑन द स्पॉट. आई एम ट्रेडिंग विद अमेरिका एट दिस स्पॉट ऑफ टाइम. आपको पता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, तो रोज अप एंड डाउन होता ही रहता है. इज दैट क्लियर? अगर मुझे आज ट्रेड करना है अमेरिका के साथ तो मैं आज डॉलर की कीमत देखूंगी. अब डॉलर की कीमत इज व्हाट? 75.25. सो आई लॉक दिस रेट. This rate is known as a
स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज. इज दैट क्लियर? सो स्पॉट मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जो कि करंट नेचर की है, और उस करंट नेचर में करंट ट्रांजैक्शंस आर बीइंग टेकन अप. व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर टेकन अप बच्चे? Current transactions are taken up. I hope you are understanding. Now, its principal characteristics are, in the terms of period of transaction, spot market is of a daily nature. Is that clear? ये daily nature की है. रोज का रोज रेट बदलता है. आज आपने ट्रेड कर लिया 75.25, कल अब आपने पोलैंड के साथ ट्रेड करना है तो वहां पर डॉलर होगा 75.85. इज दैट क्लियर? हो सकता है कि एक दिन और ट्रेड करो तो डॉलर का रेट कितना हो गया 76. रोज का रेट है, और वो किसके बेसिस पे है? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ करंट मार्केट जिसमें ट्रांजेक्शन्स हम करंट नेचर के बेसिस पे करेंगे, डेली नेचर के बेसिस पे करेंगे. नाउ बच्चे, द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड इन द स्पॉट मार्केट is known as spot rate of exchange. So one mark question can be on spot market, other name current market, daily market. Is that clear? Do you remember? And the rate of exchange को हम लोग क्या बोलेंगे? Spot rate of exchange. And this rate of exchange is that rate which prevails at a market when transactions are made. जब हम लोग transactions कर रहे होते हैं. Is that clear? Now बच्चे, we have a forward market. Whenever I talk about a forward market, बच्चे, forward market is a future market. Is that clear? हम लोग आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो मटेरियलाइज होगा वो फ्यूचर में होगा. सेम पॉइंट जो मैंने आपको हेजिंग का एक्सप्लेन किया था. मैंने कॉन्ट्रैक्ट आज 2020 में साइन किया, और किस रेट पे किया कि $1 की कीमत 100 रुपये होगी जब मैं ट्रेड करूंगी इन 2021. इज दैट क्लियर? तो आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? साइन हो गया, बट इट इज टू बी मटेरियलाइज्ड और टू बी ऑनर्ड एट अ फ्यूचर डेट. सो दैट टाइप ऑफ अ मार्केट जहाँ पे फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स को हम लोग करते हैं और ट्रांजेक्शन्स के अंदर आते हैं इज नोन एज अ फॉरवर्ड मार्केट. इज दैट क्लियर? So let's try to understand, बच्चे, what is a forward market? Forward market for exchange market, for the foreign exchange is that market which handles such transactions of foreign exchange that are meant for the future delivery. Which delivery? Future delivery. Transactions हम लोग आज contract sign करेंगे, but these contracts are to be materialized sometimes in the future. Is that clear? Now, bache, let's see. So, what are the principal characteristics here? When I talk about the principal characteristics of a forward market, it only caters to the forward transactions. इसका spot nature से कुछ लेना देना नहीं है. ये सिर्फ कौन सी transactions को cater कर रही है बच्चे? Forward transactions को. It does not deal with the spot transactions at all. Is that clear? And it defines or determines the forward exchange rate. कौन सा exchange rate determine कर रहे हैं? Forward. मतलब the exchange rate जब हम 2021 में trade करेंगे तब क्या rate के ऊपर आप डॉलर का डॉलर के किस रेट के ऊपर आप ट्रेड करने वाले हो. अभी तो $75 चल रहा है, बट फ्यूचर के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वी वुड बी ट्रेडिंग व्हेन $1 इज इक्वल टू कितना रुपीज? 100 रुपीज. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे, जस्ट सी टू इट. व्हाई आर द फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स कॉन्ट्रैक्टेड? फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स को कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है? अब बच्चे, मैंने आपको क्या चीज़ बताया? फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स में हमेशा 2 पार्टीज कंसर्न्ड है. एक पार्टी हमेशा रिस्क के ऊपर होती है, तो अपनी रिस्क कवरेज को देखते हुए फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. इज दैट क्लियर? सो दिस मीन्स टू अवॉइड द रिस्क ऑफ एनी एडवर्स चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट. बच्चे, पूरी स्पेकुलेशन लगा ली जाती है कि हाँ डॉलर फ्यूचर में स्ट्रांग होगा या डॉलर फ्यूचर में वीक होगा. तो जैसी सिचुएशंस होती है, तो जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं तो वो ऑलरेडी, इनको स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, वो ऑलरेडी इन लोगों को पहले ही बता देते हैं कि यू शुड बी ट्रेडिंग एट दिस रेट. इज दैट क्लियर? Then second point is to make the speculative gains. कई बार एक कंट्री ट्रेड मतलब इसीलिए भी कॉन्ट्रैक्ट करती है फ्यूचर का, सो दैट उसको फ्यूचर गेन्स हो सके. लाइक आई वॉज जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. अभी जो डॉलर की कीमत चल रही है वो 75 चल रही है. हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया $1 इज इक्वल टू 100 के अंदर.
हमें भी पता है कि इंडियन रुपया आगे वीक ही होने वाला है। हो सकता है कि इंडियन रुपये की जो कीमत हो वो $1 इज इक्वल टू 120 रुपीज़ हो जाए। फिर भी जब 2021 में हम ट्रेड करेंगे तो हमारे को 20 रुपीज़ का बेनिफिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर रखा था कि $1 इज इक्वल टू हाउ मच? 100। वी आर गोइंग टू ट्रेड एट दैट। अब चाहे डॉलर की कीमत 120 हो, चाहे डॉलर की कीमत 90 हो, हमें जो ट्रेड करना पड़ेगा $1 इज इक्वल टू 100 के ऊपर ही करना पड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, the points are clear. It is one, to avoid the risk of any adverse changes, and secondly to make the speculative gains. Now bacha, let's see the difference between a spot market and a forward market and wind up with the topic. So remember, spot market is of a current nature and forward market is for the future delivery. Current transactions are in the spot market and future transactions or the future deliveries are in the forward market. Is that clear? Now the rate of exchange that is determined in the spot market is known as spot rate of exchange, and the rate of exchange that is determined in the forward market is known as the forward rate of exchange. But no hedging is there in the spot market. Why? Because it is of current nature. Demand and supply के basis पे जो changes आती हैं उसी के basis पे होगा. लेकिन forward market के अंदर hedging function is there. And what is a hedging function? Risk taking function. I hope these points are clear. So focus zone भी एक बार check कर लो. वहाँ पर spot exchange rate and forward exchange rate is given, but we had already taken up. Spot rate of exchange is a current rate of exchange. It is a rate of exchange which prevails in the market at a time when transactions are made. जैसे I gave you an example, $1.75.25. अभी मैंने ट्रेड करना है तो अभी मैंने ये रेट फिक्स कर दिया. दिस इज अ स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज. इज दैट क्लियर? राइट? इट रिलेट्स ओनली टू द स्पॉट ट्रांजेक्शन्स दैट इज ऑफ अ करंट नेचर in the international money market. But forward exchange rate के अंदर जितनी भी transactions होती हैं वो future delivery की होती हैं. Is that clear? So you should be remember it is applicable for the transactions which are signed today, but they are going to be materialized sometimes in the future. So remember, forward exchange rate, hedging function, risk taking function is going to operate. I hope the whole of a chapter is clear. With this we are done with the foreign exchange and whole of this chapter is quite clear to you now. Now bacha, just go through all the videos. I had sent you 3 videos in last 3 days. Go through all these videos very properly. You have any doubt, we will be clearing our doubt in the live session on Monday. Okay, bye for now.